अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों और काबीना से मुशावरत और काबीना से मंजूरी के बाद जो बजट है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। इससे कबल भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत भी हुई, मुलाकातें भी हुई और आज भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई और जो चंद नुकात थे उस हवाले से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो बातें हैं वो भी सामने आईं। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें हैं उनके अपने भी अलग अलग इजलास हुए, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी सियासी जमातों की जो स्ट्रेटजी होगी उसको हतमी शक्ल दी गई। और साथ ही साथ हमने देखा कि आज पार्लियामेंट हाउस के करीब जो है वो मुजाहरे भी हुए, सरकारी मुलाजमीन के लाठी चार्ज भी हुई और बाज़ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको रोका भी गया। पार्लियामेंट के अंदर भी वज़ीर ख़जाना से सवालात किए गए कि बजट किस तरह होगा, किस हद तक रिलीफ होगा, इस तरह के सवालात भी किए गए, लेकिन बाज़ सवालात के वज़ीर ख़जाना की तरफ से जवाबात नहीं दिए गए। लेकिन पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे और जो अब बजट हमारे सामने आ रहा है, जो अदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, क्या ये उन अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं या अभी बहुत से चैलेंजेस जमातें समझती हैं कि वो बाकी हैं जिनको दूर करना होगा? तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, बजट के हवाले से आपने देखा कि कई रोज़ से इजलास भी होते रहे, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उनको दूर किया जाता रहा। 2 मरतबा तारीख़ में तब्दील हुई, आपके इल्म में है। उस हवाले से भी कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन फिर कहा गया कि इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत अभी होना है, इसीलिए बजट जो है वो आज पेश किया गया। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सर, जो इस वक्त आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, आप यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वफाकी हुकूमत से? मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्सपेक्टेशंस हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती। जब आप किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते और वो कुछ नहीं देता तो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती। ठीक है, लेकिन झगड़ा साहब, ओवरऑल हम हमेशा जब भी बजट पेश होता है तो आइंदा साल जो है उस हवाले से बात करते हैं, आदाद शुमार सामने रखते हैं। लेकिन कल जो इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ उसमें अगर आप देख लें, जो गुर्बत की शरह है उसका भी जिक्र किया गया है, बाकी चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया है। तो जो गुज़रा हुआ साल है कि उसमें कितनी हुकूमत कामयाब रही, टारगेट हासिल हुए या नहीं हुए, आप समझते हैं कि उस पर बात नहीं होती? यार फिलहाल तो नादिर, पाकिस्तान में किसी चीज पे बात नहीं होती क्योंकि सच बात करने की कीमत जो है वो काफी बढ़ा दी है। लेकिन बजट पे करते हैं कोशिश, या इस हुकूमत की माशी कारकर्दगी पे कर लेते हैं। वैसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि शर्म की बात है जब कर्जे लेने को, IMF की किस्त आने को मनाया जाता है। तो कौन मना रहा है? यही हुकूमत मना रही है ना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यही बात जो है वो बाकी भी हुकूमत के मिनिस्टर्स जो हैं वो करते रहे हैं। ठीक है जी, ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि एक एक ट्रांसफार्मर के 80-80 हजार रिश्वत इनके हल्के में आ रही है। और सोच ली कि डिफेंस मिनिस्टर कितने बेबस होंगे कि वो ट्विटर पे ये काम जो है वो कह रहे हैं, रादर देन कि वो अपने कॉलीग से बात करें। ठीक है। तो अवाम तक तो बहुत दूर जाने की बात है। लेकिन अगर हम नादिर बड़ी बात करें, आप ये देख लें कि 4 साल में इस हुकूमत के पास वोट तो नहीं था, लेकिन ये मौका जरूर था कि जो कहा जाता है कि जिस हुकूमत पे पॉलिटिकल प्रेशर ना हो वो मईशत की सिमत ठीक करती है। हालांकि मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन जिनका भी ये मानना है, देख लें 4 साल बाद, ये पहले 4 साल हैं पाकिस्तान की तारीख के नादिर जब 4 साल मुसलसल हमारा ग्रोथ रेट 4% के बाद से कम हो। 1 साल मनफी में था और 3 साल अगर इनके फिगर मान भी लें 2%, 3% और ये अभी 3.5 या 3.7%। ये जो पाकिस्तानी अवाम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तकलीफ से उनकी बस हो गई है, ये वैसे नहीं हुई है। ये इसी इकोनॉमिक सर्वे में, ये इसी से मैं आपको फिगर्स कोट कर रहा हूं। 48 की जंग के बाद ऐसे नहीं हुआ, 65 की जंग के बाद ऐसे नहीं हुआ, 71 की जंग के बाद ऐसे नहीं हुआ।
कोविड में भी ऐसे नहीं हुआ। कोविड में 1 साल इकोनॉमी जब सुगड़ी, उसके बाद 2 साल हमने आपको 6% ग्रोथ, कभी ऐसे सही। नहीं हुआ। माशी विजन क्या है? हम्म। कल जैसे आपने कहा, औरंगजेब साहब ने कहा कि जी हमने टैक्स कलेक्शन डबल कर दी है। अगर आपने टैक्स कलेक्शन डबल कर दी है, तो फिर आप सूबों पे 3,000 अरब रुपए का बोझ क्यों डाल रहे हैं? पहले 2,000 सरप्लस का, अभी जो है वो 1,000 से 2,000 उनसे लिटरली पैसे ले रहे। और उन्होंने सही। कहा कि हमने टैक्स बेस नहीं, डबल किया। वो तो उनको भी पता था कि झूठ कह रहे हैं नादर, क्योंकि मैं आपके सामने जो हाँ, कैमरामैन बैठे हैं, ये जो जितनी पब्लिक देख रही है, टैक्स इन्होंने कैसे ज्यादा किया है वो हमें पता है, क्योंकि जो हमारी आमदन होती बिल्कुल। है उसका अभी तकरीबन आधा जो है वो स्टेट लेती है। हर बार जब हम पेट्रोल बिल्कुल झगड़ा पंप पे साहब जाते हैं और ये सोचते हैं कि दिल्ली में अभी भी 300 रुपए जी। से नीचे का पेट्रोल है और यहाँ पे 400 रुपए का ऊपर है, और वो इसलिए नहीं कि आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा हुई है, वो इसलिए कि ये इस जंग में भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि टैक्स कैसे ये ज्यादा कलेक्ट करते हैं, और ये भी हमें ठीक है पता है झगड़ा कि साहब, लेकिन क्यों लेकिन कलेक्ट करते हैं। कल जो इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ या जो आदाद शुमार आ रहे हैं, जिसमें गुर्बत की शरह के हवाले से कहा गया है कि 28.9% तक पहुंची है। इसी तरह एक फिगर आता है या कहा जाता है कि जो यूथ है वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रही हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के बजट के बाद आपको खदशात हैं कि वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, या ओवरऑल आपके खदशात क्या हैं? ये गुर्बत की शरह हो या फिर यूथ का मुल्क छोड़कर बाहर जाने के हवाले से? नादिर, पहली बात तो ये कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं जो है वो अकेले में देख सकते। इसका हमारे निज़ाम से, हमारे आइन की इम्प्लीमेंटेशन से, राइट से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से, इन सब से ताल्लुक है। देखिए, हम ठीक है। बहुत सी जगह जब इंडिया के साथ जंग हो, हम स्टेट के हक में चुप रहते हैं। जब अफगानिस्तान के साथ जंग हो और उसकी मईशत का असर हमारे सूबे पे हो, हम स्टेट के हक में चुप रहते हैं। जब कश्मीर में जो मसले चल रहे हों, हम कोशिश करते हैं कि गलत बात ना करें ताकि दुश्मन जो है वो फायदा ना उठाए। जब जीबी में, कराची बिल्कुल। में, इस्लामाबाद में सिविलियंस पे गोलियां जो है वो चलाई जाएं, हम चुप रहते हैं ताकि जो है वो कोशिश करें कि रियासत कमजोर ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी रियासत की भी बनती है ना कि वो अपनी पॉलिसी देख ले। तो ये जो मायूसी का आलम है, एक तो इसमें ये वजह है। देखिए, आज की दुनिया में कोई ऐसे नहीं है जो कि देख नहीं सकता कि बाकी दुनिया कैसे है, पाकिस्तान कैसे है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप जी। इस बजट को देख लें, तो आप मुझे बता दें कि क्या टैक्स अनफेयरनेस खत्म हुई? अगर टैक्स अनफेयरनेस खत्म नहीं हुई, तो ना आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा और ना उसका इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान में अपना बिजनेस बढ़ाने का, और ना जो है हम्म। वो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। ये ठीक है। पीएमएलएन ने ठीक माशाल्लाह है। अपना रिकॉर्ड जो 1993 से शुरू किया है और फिर 97 से 99, फिर 2013 से 18, ये वाहिद पार्टी है कि जब ये आती है तो $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा नहीं होती। क्यों? अच्छा, अच्छा झगड़ा अब साहब, एक लेकिन साल लेकिन का भी ये आपने ट्रैक देखा होगा रिकॉर्ड कि नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी वो ये दावा भी करती है, कहा भी जाता है कि जो एनएफसी है या सूबे हैं वो उनकी रेड लाइन है। फिर हाल ही में जब एनएफसी के हवाले से कानून साजी की बातें हुई और कहा गया कि शायद 18वीं आइनी तरमीम में कोई मजीद तरमीम होगी, 28वीं आइनी तरमीम, तब भी उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो सूबों से रकम ली गई है ये इनडायरेक्टली एनएफसी पर कट ही है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हुई या वफाकी हुकूमत एनएफसी पर कट लगाने में कामयाब हुई है इनडायरेक्टली? लेट्स कॉल अ स्पेड। जब लोग हुकूमत में सियासी मजबूरियों से होते हैं ना, तो कोई किसी की रेड लाइन नहीं जी। होती। रेड लाइन के लिए आपको पुश बैक करना पड़ता है। आपको मैं याद दिलाता हूं जो कहा जाता था मेरे 2022 के खत का मामला मिफ्ता इस्माइल के साथ। जी। मिफ्ता इस्माइल के साथ मेरी आज भी अच्छी रिलेशनशिप है। बीच में हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी उस कंट्रोवर्सी की वजह से। वो आज इसलिए अच्छी है, कल हम शाम को मिले थे।
कि वो मुझे रिस्पेक्ट करता है, मैं उससे रिस्पेक्ट करता हूं। अगर उसको ये नहीं पता होता कि जो मैंने पुश बैक किया था वो अपने सूबे के हक में किया था, ताकि वो दरवाजा ना खुले कि फाटा के पैसों पे डाका डाला जाए, कि मैं अपने सूबे के एनएचपी राइट्स के लिए खड़ा हूं, तो वो आज मेरे साथ उसके अच्छे ताल्लुकात ना हो। अब देखें, ये मतलब आप समझते इसीलिए हैं कि वो हुआ खत है। लिखना या नादिर, आईएमएफ के हवाले से जो आपका आपका ये फैसला था वो सवाल बड़ा दुरुस्त था? जरूरी है नादिर, अगर 1 मिनट दे दें इस पे। जी जी ये जी जी। इसीलिए हुआ है कि 28वीं तरमीम नहीं हुई, हो जाएगी, वो भी आगे हो जाएगी, आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि कैसे होगी। पीएम अगर पीपल्स पार्टी जो है एक जमहूरी पोजीशन लेने में नहीं इंटरेस्टेड, तो ये उन्होंने टाल ही दिया है 2-3 महीने। मसला ये है, मुझे ठीक है। इसमें मसला नहीं है कि हमें स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ वर्क के लिए या डिफेंस के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। 3,000 अरब नहीं, 4,000 या 5,000 या 10,000 अरब डिफेंस का बजट कर दें, अगर वो पाकिस्तान की दिफा के इंटरेस्ट में है। लेकिन रिफॉर्म भी साथ पाकिस्तान के दिफा के इंटरेस्ट में। मुझे ये बता दें, और मैं इस पे अभी खुली बात करता हूं नादिर, सरकार में 10 लोग भर्ती होते हैं, वफाक में भी सूबों में भी एक काम करता है, चाहे वो 22 ग्रेड के अफसर हो, चाहे वो ऊपर से नीचे तक का स्टाफ। 4 साल ये हुकूमत रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है जो एज प्राइम मिनिस्टर 5 बजट पेश कर रहे हैं मुसलसल, किसी ने नहीं किए। हुकूमत की साइज कम करने के लिए, असली अखराजात कम करने के लिए क्या किया? अगर वाकई करते तो ये आज तनख्वाहों में इजाफा ज्यादा हो सकता, क्योंकि आपके पास एक्चुअल फिस्कल स्पेस होती। आपका पेंशन का बिल सिर्फ वफाक का नहीं, वफाक और सूबों का 2500 अरब रुपए से ज्यादा है। 2500 अरब रुपए, 2.5 ट्रिलियन रुपीस। ये 4 साल के अंदर डबल होता है। 2030 से पहले ये 5,000 अरब रुपए होगा, 2034 तक ये 10,000 अरब रुपए होगा। आपने बड़ी मुश्किल से जो है वो नए एम्प्लॉइज को कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में 2022 में हुकूमत की 5वीं साल में किया था। जब तैमूर झगड़ा अकेले ये स्टेप कर सकता है, तो आप चारों फाइनेंस मिनिस्टर्स को मिला के ये जो फौज है सरकारी एम्प्लॉइज की, इनकी पेंशन सिक्योर करने के लिए सारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको नहीं कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे ला सकते। अच्छा झगड़ा साहब, आखिर में सर ये भी बताइएगा सर कि ये जो आपने आईएमएफ और मिफ्ता इस्माइल साहब का जिक्र किया झगड़ा साहब, और ये पैसा जो है आप समझते हैं कि गरीब आवाम पे लगता। जी झगड़ा साहब, तो आप समझते हैं कि वो जो आईएमएफ के खत वाला मामला था, उसको वो मतलब सूबे की बेहतरी में था, लेकिन उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया उस? हाँ, क्योंकि मैंने आईएमएफ को खत ही नहीं लिखा था, मैंने मिफ्ता इस्माइल को खत लिखा था। अब आज वो खत लिख ले। हाँ। लेकिन देखिए, अभी तो सिचुएशन वहां पे हो गई है कि शायद आज कोई स्टैंड लेने के काबिल ही ना हो, राइट? हाँ, क्योंकि हमने डिसाइड आखिर में दिया है, हमने डिसाइड कर दिया है कि इस मुल्क का नादिर वाहिद मसला, अगेन इंपॉर्टेंट बात है, वफाक का डेफिसिट है। ये हम भूल जाते हैं कि कल के इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा है कि पाकिस्तान में मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी 47 है। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, 47 बच्चे उसमें से मर जाते हैं एट बर्थ। इंडिया में 23 है, बांग्लादेश में 24 है, नेपाल में 23 है, आइवरी कोस्ट अफ्रीका के मुल्कों में पाकिस्तान से बेहतर है। वो सब छोड़े, अफगानिस्तान में 43 है, पाकिस्तान से बेहतर है। ये पैसे आपने लिए, 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, उसको अंदर लाने के लिए आपको 10 लाख टीचर लाना। जब आपने वफाक से 2,000 अरब रुपए, आपने सूबों से 2,000 अरब रुपए का सरप्लस छोड़ा, अभी आपने उनकी एनएफसी के शेयर को फ्रीज कर दिया, आगे आप 28वीं तरमीम लेके उनसे पैसे वफाक के हाल में ले देंगे। मुझे ये बता दें, व्हाट्स द आंसर कि पाकिस्तान के बच्चों की तालीम को कैसे बेहतर किया जाएगा? ये 10 लाख टीचर्स कैसे आएंगे? व्हाट्स द आंसर कि पाकिस्तान की हेल्थ की जीडीपी की स्पेंडिंग डबल होगी, जिसके बाद भी वो इंडिया से कम होगी। इन चीजों पे मुझे औरंगजेब साहब, शहबाज शरीफ साहब जवाब बता दें। और मैंने शहबाज शरीफ के साथ एज ए कंसल्टेंट 6 साल काम किया है। ये कोई मुझे ना बताए कि ये शहबाज शरीफ को पता नहीं है।
क्योंकि उस वक्त भी एज चीफ मिनिस्टर वो ये लेक्चर देते थे कि कितना जरूरी है कि ये सारा कुछ सूबे लीड करें और इससे ज्यादा काम जो है वो इससे ज्यादा काम वो करें जिसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। असल में बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब है ना जी, उनकी एजुकेशन जी है, बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे।